इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजों ने दी हुई ऐसी 10 आदतें जो आज भी भारत को खोखला कर रही है। पहली आदत है हनीमून की। शादी के बाद जो हनीमून में जाने का प्रचलन बढ़ा है, उससे स्वयं की तो शारीरिक और मानसिक हानि और क्षति हो ही रही है, लेकिन आगे आने वाली संतति की भी बहुत बड़ी हानि और क्षति हो रही है। उदाहरण के स्वरूप देखें तो शादी हो जाती है, उस समय शादी के काम धाम में, रोक धाम में वात पित्त कफ का इनबैलेंस रहता है, यानी कि वात शरीर में बहुत बढ़ता है, ज्यादा काम के कारण, ज्यादा थकावट के कारण। स्त्री और पुरुष दोनों की ऐसी हालत होती है, उस समय आराम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय जब आराम की जरूरत होती है, तभी वो लोग प्रवास पर घूमने के बहाने निकल जाते हैं। उस समय जब घूमने के लिए जाते हैं तो जलवायु परिवर्तन तो होता ही होता है, आहार विहार में भी परिवर्तन होता है और एक प्रकार का बिल्कुल फ्री वातावरण मिलता है, तो यथेष्ट भोग होता है। और उसके कारण दो संभावना बनती है, या तो कितना भी प्रकार का साधनों का उपयोग करे लेकिन हद से बाहर भोग करे तो संतति का गर्भ रहने की संभावना बढ़ती है। वो गर्भ यदि रह गया तो दो संभावना बनती है। एक तो यदि एक्सीडेंटली रह गया, उसको निकालने के लिए पूरा प्लानिंग होता है, तो एबॉर्शन जैसा महापाप हनीमून के बाद सबसे ज्यादा होता है। दूसरी संभावना पर यदि वो संतति को जिंदा भी रखते हैं, बचाते भी है और उसकी केयर भी करते, तो भी वो संतति उत्तम नहीं होती है, क्योंकि वो अवस्था ही, वो गर्भाशय की स्थिति ही नहीं होती है। वो विकृत आहार और विकृत जलवायु उस समय होता है, तो वो संतति कभी भी उत्तम नहीं हो सकती है और वो राष्ट्र का उस संतति से कोई भला नहीं हो सकता। इसके लिए पहली जो गलत आदत डाल दी है हनीमून की, वो जो राष्ट्र का कल्याण और अपना कल्याण चाहता है, जो भारत को एक प्रकार का संस्कारित वातावरण देना चाहता है या तो संस्कारित संतति देना चाहता है, उसको तो ये आदत समाज से न निकाल पाए तो अपने जीवन से तो निकाल ही देनी चाहिए। ये कंसेप्ट पूरा विकृत है और पूरा का पूरा वेस्टर्न है, इसके लिए इसको भारत की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, जो हमारे जीवन में रोज बरोज की आदत के रूप में लग गई है, वो वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट। यानी कि हम जो लेट्रिन जाते हैं, उस समय जो आयुर्वेद ने आदर्श जो आसन दिया है, वो आसन जो हम जिस प्रकार से बैठते हैं उस प्रकार का है, जो गोदोहन की तरह वो आसन होता है। जब से गाय दोने बैठते हैं, जो जिस तरह से बैठते हैं दो पैर पर, उस तरह से, तो प्रेशर पूरा का पूरा आता है और उससे कारण, प्रेशर बनने के कारण मल पूरा साफ आता है। लेकिन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में प्रेशर पूरा नहीं आता है, पोस्चर ठीक से नहीं होता है। इसके लिए एक तो पेट की बीमारियां होती है कब्ज के कारण, और दूसरा वो पोस्चर ठीक होने न होने के कारण भी बहुत सारे हड्डियों संबंधित दर्द होते हैं। तो भी ये भी एक व्यवस्था का भाग हमने बना लिया है, उसको भी निकाल देना चाहिए। नंबर 3, मसाज बिना की एक्सरसाइज। हमारे यहाँ जब जब मल्ल की बात आई, मल्ल युद्ध की बात आई या किसी भी प्रकार की हार्ड एक्सरसाइज की बात आई, तब हमने मसाज के साथ ही उसको बताया, या कि मसाज के साथ ही उसको करने का बताया। क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तब सांसें फूलती है, शरीर रुक्ष हो जाता है, वायु बढ़ जाती है। इसके लिए शरीर में स्निग्धता चाहिए। शरीर में यदि स्निग्धता नहीं रही तो धीरे धीरे हड्डियां भी सूखने लगती है, स्नायु में से ऑयलिंग कम हो जाता है, मतलब जो हमारे शरीर में ऑयल होता है वो भी कम हो जाता है, जलीय अंश शोषित हो जाता है और उसके कारण हड्डियां और स्नायु के अनेक प्रकार के दर्द होते हैं। तो आप यदि एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको याद रखना है, मसाज बिना की एक्सरसाइज भूल कर भी नहीं करनी है, वो लाभ से ज्यादा हानि करेगी। नंबर 4, प्रोटीन पाउडर और न्यूट्रिशन का गलत कंसेप्ट। हाँ, प्रोटीन अवश्य जरूरी है, न्यूट्रिशन अवश्य जरूरी है, लेकिन प्रोटीन पाउडर और न्यूट्रिशन के नाम से रंग बेरंगी फ्लेवर वाले, केमिकल वाले, प्रिजर्वेटिव्स वाले आज रोज डब्बे दिए जाते हैं, जिसको कुछ भी आरोग्य का पता नहीं है। वैसे न्यूट्रिशन के नाम पर फ्लेवर वाले पाउडरों से लेकर स्टीरॉइड्स तक की वस्तुएं आज जिम्नेशियम में मिल रही है, प्रमोट की जा रही है, कोच के द्वारा दी जा रही है, जिसका विषय शरीर का है ही नहीं, जो मन
उनके बारे में जानते ही नहीं है, वो लोग आज धड़ल्ले से ये सभी वस्तु बेच रहे हैं, ये सभी वस्तु दे रहे हैं, उससे हमारे युवा धन की बहुत बड़ी हानि हो रही है। ऐसी गलत चीजें वो दो चार खाएगा तो हमारा नियम ये है कि हम पोषणवाद में नहीं मानते, पाचनवाद में मानते हैं। अग्नि जितनी है उतना ही हमको खाना चाहिए। यदि अग्नि मंद है, भूल कर भी प्रोटीन पाउडर मत लीजिए, भूल कर भी ऐसे भारी भारी पदार्थ मत खाइए, क्योंकि वही अपचन करेगा, पूरा पचेगा नहीं तो वो लाभ नहीं बल्कि हानि करेगा। इसके लिए हमारे यहाँ पाचन का महत्व है, अग्नि का महत्व है। तो आप अग्नि स्ट्रॉन्ग करने का प्रयत्न करिए, अग्नि पर ध्यान दीजिए और उसके बाद ही ये सारी वस्तु विवेक पूर्वक आयुर्वेद की अच्छे वैद्य से प्रिस्क्राइब की हुई ही लीजिए। कोई कोच के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई या कोई भी व्यक्ति जो केवल कसरत में माहिर है, एक्सरसाइज में मास्टर है, सिक्स पैक बॉडी वाला है, उससे प्रिस्क्राइब करने वाली चीजें मत लीजिए, क्योंकि वो शरीर की अंदर की प्रक्रिया को नहीं जानता है, वातपित्त कफ को नहीं जानता है और शरीर की सूक्ष्माति सूक्ष्म क्रिया प्रक्रिया को नहीं जानता है। नंबर 5, चिल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि पानी जो है वो ऐसे ही शरीर से टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाला है, यानी ऐसे ही शरीर का तापमान से वो कम तापमान वाला पानी है। तो ऐसे ही वो स्वभाव से शरीर से ज्यादा ठंडा होने के कारण उसको अभी ठंडा करने की जरूरत नहीं है, करना है तो उसको गर्म करने की जरूरत है। तब वो शरीर के अनुपात में गर्मी दे पाएगा, शरीर के अनुपात में सबसे ज्यादा घुल मिल पाएगा। इसके लिए आयुर्वेद की सारी संहिताओं में पानी गर्म करके पीने का विधान दिया है। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो पानी जैसा है ऐसा स्वाभाविक पीना है, लेकिन भूल से भी उसको ठंडा नहीं करना है। ये बात केवल पानी पर लागू नहीं होती है, पानी के जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ऐसे जितने हैं जो ऐसे चिल्ड है, जो ऐसे ठंडे हैं, वो हमारे दांतों से लेकर, गले से लेकर, इंटेस्टाइन से लेकर सभी अंगों पर बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। दांतों के मूल को जो है वो बिल्कुल वीक बना देते हैं, अंदर जाते गला को खराब कर देते हैं, फेफड़े पर जाते हैं तो फेफसा में भी कफ को बढ़ा देते हैं। ऐसे अनेक स्थानों पर शरीर में हानि करते हैं। इसके चिल्ड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की यदि आदत है तो वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। नंबर 6 पर आता है खड़े होकर रसोई बनाना। हमारे यहाँ भारत में बैठकर भोजन करते थे और बैठकर ही बहना रसोई को बनाती थी। एक छोटा सा पाटला लेती, उसके ऊपर बैठती थी और चूल्हा वगैरह था तो उसके ऊपर रसोई बनाती थी। अब चूल्हे के स्थान पर मानो गैस आ गया, कोई बात नहीं, उसको नीचे रख दीजिए और खुद बैठकर ही रसोई बनाई। यदि खड़े खड़े रसोई बनाएंगे तो पूरा अपना शरीर है उसका भार हमारे घुटनों पर, हमारे पैरों पर आता है। लंबे समय तक खड़े रहने पर हमारे नी में तकलीफ होती है और आजकल बहुत सारे नी रिप्लेसमेंट होते हैं, हमारी नी खराब हो जाते हैं, हड्डियों के प्रॉब्लम होते हैं, आर्थराइटिस हो रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहे हैं, साइटिका हो रहा है। उसका एक कॉमन कारण है बहनों की खड़े होकर रसोई बनाने की आदत। उस समय वो बहुत समय तक खड़े रहती है और ये बहुत सारे प्रॉब्लम उससे, और गर्भावस्था में तो खास ऐसा करे तो बच्चे पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके लिए ये आदत भी अपने घर से निकालिए। खड़े होकर रसोई बनाने की आदत अनेक प्रकार के हड्डियों के रोग को न्योता देने जैसी है। नंबर 7, टाइट कपड़े और शूज सॉक को नियमित रूप से सब ऋतु में पहनना। टाइट कपड़े, बहुत ठंड का प्रदेश है, बहुत ठंड की मौसम है, तब तो चल जाएगा। ऐसी कोई मिलिट्री वगैरह की ट्रेनिंग है या वहाँ रहना है तब तो ठीक है, लेकिन इतनी तेज धूप में हम स्किन टाइट कपड़े पहने जहाँ पसीना ही निकलने का है, पसीना ही निकल रहा है, धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, उस समय स्किन टाइट कपड़े पहनते हैं, शूज पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, वो शरीर से पूरा पसीना नहीं निकल पाता है और वो स्किन के अनेक प्रकार के रोग करता है। शरीर पूरा का पूरा अकड़ाव अनुभव करता है। इसके लिए अंग्रेजों ने जो ये कपड़े और शूज सॉक की आदत दी है वो निकाल दीजिए। और ऋषि मुनि बताते हैं कि हमको कैसे कपड़े पहनने चाहिए कि खुले, सुतराउ, खादी के, और हो सके वहाँ से जो लाइट कलर है उस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हम खुला महसूस कर पाए,
हम आसानी महसूस कर पाए, हम एक फ्रीडम महसूस कर पाए, तो इस प्रकार के कपड़े हमको पहनने चाहिए। वो व्यवसाय के अनुरूप है। जैसे जिसको अकड़ कर रहना है, ऐसी मिलिट्री वाले जवान है, उसको तो टाइट कपड़े ठीक है, लेकिन जिसको बैठकर काम करना है, पढ़ाई करानी है, लिखाई करानी है, सोचने का काम करना है, एक जगह ही बैठे रहना है, ऐसे लोगों के लिए तो खुलते कपड़े बहुत ही उत्तम है। नंबर 8, क्रिकेट जैसी गेम खेलना, देखना और उसी पर पूरे के पूरे बिजी रहना, तो ये जो 8वीं आदत है वो सबसे बड़ी घातक है। हमारे यहाँ कबड्डी वगैरह थी, हमारे यहाँ बहुत सारे खेल थे, लेकिन वो निर्दोष थे। इसके साथ पैसों का संबंध नहीं था, इसको साथ और कोई व्यसनों का संबंध नहीं था, इसके साथ कोई जुए का संबंध नहीं था। लेकिन क्रिकेट का एक ऐसा भारत में तो आज खास करके इतना वो जाल बिछा दिया है कि हर एक व्यक्ति क्रिकेट का दीवाना हो गया है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा प्रोफेसर हो, और आजकल तो आयुर्वेद के वैद्य हो, और उससे भी आगे बढ़कर मैं कहूँ अब सेलिब्रिटी संत हो। ये सब कोई एक के पीछे दीवाने हैं, तो वो क्रिकेटर के पीछे दीवाने हैं। इसमें मुझे कोई या गुरुकुल को कोई प्रकार की हानि नहीं है, लेकिन इसका प्रचलन बढ़ता जाएगा। युवा मानस क्रिकेट से क्रिकेटर का दीवाना होता जाएगा। पहले वो क्रिकेट का दीवाना होगा, उसके बाद क्रिकेटर का दीवाना होगा। क्रिकेटर का दीवाना होने से क्रिकेटर क्या प्रमोट करते हैं? कभी गुरुकुल को प्रमोट किया, कभी आयुर्वेद को प्रमोट किया, कभी कोई अच्छी व्यवस्था को प्रमोट किया? नहीं। वो क्या प्रमोट करते हैं? सिगारेट प्रमोट करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक प्रमोट करते हैं, जुआ प्रमोट करते हैं। ऐसी सारी आदतें जो भारत को खोखला बना देती है, राष्ट्र का नाश कर देती है, राष्ट्र के युवा धन का नाश कर देती है, वो सारी की सारी प्रमोट करते हैं सारे क्रिकेटर, उसमें से बहुत सारे क्रिकेटर। तो क्रिकेट यदि पहला छोर है, अंतिम छोर उसका युवा धन का नाश, युवा धन का व्यसन, युवा धन का चारित्र का नाश, ये सारे अंतिम छोर पर है, और उससे राष्ट्र का नाश। इसके लिए क्रिकेट से कोई किसी भी प्रकार का राष्ट्र का कल्याण होता है, यदि आप ऐसा मानते तो बहुत बड़ी भ्रांति में आप जी रहे हैं। वो भ्रांति को आप निकालिए। तो ये जो 8वीं आदत है वो क्रिकेट की है। 9वीं जो बहुत बड़ी, जो बहुत गलत आदत जो भारत को दी हुई है, या तो भारत उसमें पूरा फंस चुका है, वो है मांस मछली का रेस्टोरेंट या मांस मछली की सामाजिक आदत। हम शाकाहार में हम अनेक प्रकार की आइटम बनाते थे, तो पोषण के लिए हमको अंडे की ज़रूरत नहीं होती थी, मांसाहार की ज़रूरत नहीं होती थी। यहाँ पर यदि पोषण आहार में कम हो जाता था तो उसको पर्याप्त करने के लिए बहुत सारी औषधियाँ, 2000 से ज़्यादा औषधियाँ आयुर्वेद में दी थी, जो प्रोटीन, लोह तत्व से लेकर कैल्शियम तक की पूर्ति कर देती थी, पूरे मिनरल्स की, विटामिन्स की पूर्ति कर देती थी। लेकिन हमने अपने आहार द्रव्यों की उपेक्षा की, अपने औषध द्रव्यों की उपेक्षा की, और प्रचार चालू किया अंडे, मांस, मछली का, जो बैठे बैठा अंग्रेजों ने उसके देश में, उसकी जगह पर, उसकी परिस्थिति में जो खाया और जो उसने मतलब कंजर्व किया, वो यहाँ बैठे बैठा दे दिया। और दुख की बात ये है, हमने मान भी लिया और ऐड आने लगे कि संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, और ये हमारे बच्चे उसको दोहराने भी लगे, और धीरे धीरे धड़ल्ले से आप देख रहे हैं कि अपने घर के आसपास ही मांस, मच्छी, अंडे की जैसे कि मॉल की जैसी दुकानें ही लग गई, लारियाँ ही खुल गई, और वो खाने से हमारे स्वास्थ्य की तो हानि है ही है। लेकिन भारत का जो सात्विक मस्तिष्क ऋषि मुनियों ने हजारों साल के परिश्रम और साधना के बाद किया है, सबसे बड़ी हानि वहां पर है। वो धीरे धीरे तामस और बेहोश होता जाता है, मूर्छित होता जाता है, और उसके कारण हमारी आध्यात्मिक प्रगति बिल्कुल रुक गई है, बिल्कुल रुकी हुई है। तो ये सबसे बड़ी हानि मांसाहार से हो रही है। अंतिम और 10वीं आदत, ब्रेड, बेकरी जैसे मैदे वाले विकृत आहार का नियमित रूप से सेवन करना। ब्रेड
उन्होंने ही शब्द दिया। हमारे यहाँ रोटी थी, भाखरी थी, लेकिन वो शब्द के लिए कॉमन शब्द आ गया ब्रेड, और हम रोजी रोटी को भी ब्रेड बटर कहने लगे। उनका बटर हमारा मक्खन नहीं है, उनकी ब्रेड हमारी रोटी नहीं है। वहाँ पर गेहूँ नहीं होते थे, गेहूँ के आटे बनाने की विधि नहीं थी, आटे से रोटी बनाने की कोई विधि नहीं थी, और यदि वो बनाना चाहे तो भी उसके अनुकूल वातावरण भी नहीं था, क्योंकि उतनी ठंड, उतनी बर्फबारी थी। उन्होंने तो ये बासी फ्रीज में रखी हुई दिनों की ब्रेड खाई, उसके ऊपर जो भी कुछ चाहा लगाया। लेकिन भारत के पास तो ऋषि मुनियों ने दिया हुआ बड़ा विज्ञान था। रोटी 25 से लेकर 40 प्रकार की रोटी, उतने अनेकों प्रकार की सब्जियां, अनेकों प्रकार के सूप, अनेक प्रकार के सब्जी से बनते व्यंजन दिए थे। वो सब भूलकर हम भी पीछे हो गए ब्रेड के, और इसके कारण हमारा पाचन तंत्र बिगड़ा, हमारा पूरा का पूरा श्वसन तंत्र बिगड़ गया, और हम पेट के रोग के शिकार हो गए, और बहुत सारे रोगों से हम घिर गए। तो ये आदतों से जितना जल्दी हम छुटकारा पाएंगे, जितना जल्दी बच्चों को छुटकारा दिलाएंगे, जितना जल्दी विद्यालयों को, मंदिरों को, इसमें से ये सारी आदतों में से कोई ना कोई मंदिर भी ग्रस्त थे, विद्यालय भी ग्रस्त थे, हॉस्पिटल भी ग्रस्त थे, इवन आयुर्वेद की कॉलेज भी बाकी नहीं रही। आयुर्वेद की कॉलेज में भी मैं देखता हूँ तो भविष्य में जो आयुर्वेद का वैद्य बनने वाला है, 5वीं BMS में 5th ईयर में या लास्ट ईयर में पढ़ रहा है, वो भी पफ या कोका पी रहा है शींग डालकर। अब क्या चरक मुनि यहाँ उसको देखते तो खुद आत्महत्या कर लेते कि ये वैद्य में कैसा देख रहा हूँ। अब इसको छुड़ाना है, कम से कम आयुर्वेद की कॉलेज से शुरुआत हो, यूनिवर्सिटी से शुरुआत हो, कि वो तो स्वयं ही वैद्य को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि जो आयुर्वेद ने विकृत कहा है वो मैं किसी भी हालत में मैं नहीं खाऊंगा, मैं समाज में उसको प्रमोट नहीं करूंगा। आयुर्वेद को, प्रोफेसर को ये विचारना चाहिए कि जिसकी बदौलत मैं सैलरी ले रहा हूँ, मेरा जीवन चला रहा हूँ, वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता के लिए मैं इतना तो उनके आज्ञा का पालन कर सकता हूं और दूसरे को करा सकता हूं। मंदिर वाले को सोचना चाहिए, विद्यालय वाले को सोचना चाहिए कि मैं कम से कम गलत आहार तो प्रमोट कभी भी नहीं ही करूंगा। तो ये 10 आदतों में से हम जितना जल्दी छूट पाएंगे, जितना समाज को इससे छुड़ा पाएंगे, उतना ही राष्ट्र कल्याण होगा, उतना ही हम समर्थ राष्ट्र की कल्पना को साकारित कर पाएंगे। नमस्कार।